नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और मैं एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका इंग्लिश का फैकल्टी हूँ। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है, फिर मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव हमारा चल रहा है जिसका पहला वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एडजेक्टिव की परिभाषा बताई थी, जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अभी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, उसमें मैं आपको दो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए हमने एक क्या याद करेंगे, टैगलाइन याद रखी थी, सिग एश कम। ऐसा इसे क्या हो जाएगा, साइज। फिर क्या हो जाएगा, जी से जनरल डिस्क्रिप्शन। फिर क्या हो जाएगा आपका, ए से एज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, एस से शेप हो जाएगा। फिर सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस। तो इस सिग एश कॉम के क्रम को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज ये आई बटन को प्रेस कीजिए और उस वीडियो को वापस से देखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आज का लेक्चर जो है हम लोग अगले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ बता दिया था। और फिर अगली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है कि प्रॉपर एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव नाम से समझ में आ रहा हो, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी किसकी बताई जाती है, क्वांटिटी उसकी बताई जाती है जो जिसको आप गिन नहीं सकते, क्योंकि जिनको गिनोगे उसके तो नंबर्स बता सकते हैं, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, लेकिन क्वांटिटी तो उनकी बताई जाती है जिनको गिन नहीं सकते। और इस पे आता क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में पर्टिकुलरली क्या, आपका मटेरियल नाउन। तो डेफिनेशन देखें, दिस एडजेक्टिव्स प्रोवाइड क्वांटिटीज टू द अनकाउंटेबल नाउन। ये विशेषण संज्ञा की मात्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ध्यान दीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन में भी कौन सा, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा को आप क्वांटिटी के द्वारा नहीं दर्शाते हैं, या उस एडजेक्टिव को वहां पे यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, मच ऑनेस्टी, मोर ऑनेस्टी, इसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तो इस क्वांटिटी एडजेक्टिव के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। देखिए, मच, मच मतलब होता है अधिक, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, सब मतलब होता है कुछ, ऑल मतलब होता है सब, नो मतलब कोई नहीं, होल मतलब संपूर्ण। इनके साथ मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लेरिफाई हो पाएगा कि किस प्रकार से इसको वाक्य में यूज किया जाता है और किस प्रकार के नाउन्स के साथ इसको यूज करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें है, माई वाइफ स्पिल्ड मच मिल्क व्हाइल बॉइलिंग इट। इसका अर्थ ये होगा कि मेरी पत्नी ने दूध उबालते वक्त काफी दूध ढोल दिया। ठीक है, तो काफी या बहुत सारा दूध ढोल दिया, उसके लिए यूज क्या किया है, मच। तो मच क्वांटिटी दर्शा रहा है मिल्क की, इसलिए क्या हो जाएगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फिर अग्रवाल है, सॉल्ट द होल गुड्स। गुड्स मतलब होता है आपका सामान। गुड एडजेक्टिव होता है, उसका अर्थ होता है अच्छा, और गुड्स मतलब होता है सामान, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या, होल गुड्स, होल गुड्स का मतलब क्या लगेगा, संपूर्ण सामान। सामान जो है अग्रवाल ने बेच दिया। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यू कैन ड्रिंक इट। देखिए, लिटिल और फ्यू जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाक्य से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा क्या होता है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, डिटरमाइनर्स में पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन अभी समझिए। देयर इज अ लिटिल वाटर, तो लिटिल वाटर या अ लिटिल वाटर या द लिटिल वाटर में से यहाँ पे अ लिटिल वाटर क्यों आया, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, अ पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन द ग्लास यू कैन ड्रिंक इट, आप उसे पी सकते हो। अगर ये नेगेटिव होता है, यू कैन नॉट ड्रिंक इट, तो वहां पे सिर्फ लिटिल का यूज करते हैं, अ लिटिल का यूज नहीं करते। ठीक है, लिटिल मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पानी। द बेबी हैज ड्रंक सम जूस, तो बच्चे ने कुछ जूस पिया है। कितना, कुछ जूस पिया, नहीं पता पड़ पा रहा, एक क्वांटिटी बता रहे हैं हम लोग उससे, सम से। ऑल मनी वॉज इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग, सारा धन, है ना। धन जो होता है, एक धन, दो धन, तीन धन नहीं होता, रुपीस को काउंट कर सकते हैं हम लोग, धन को काउंट नहीं कर सकते। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है। तो ऑल मनी वॉज इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग, तो सारा धन जो है इस बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया गया था। तो आई होप सो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा इसको एक बार और देख ले तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका जो अगला वाला जो टाइप है, जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ वेराइटीज भी है जो एग्जाम से पूछी जाती है।
तो इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन देखने से पहले देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव किसके साथ यूज होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव जो यूज होगा जिनको गिना जा सकता है, नंबर्स बता सकते हैं जिसके, तो मतलब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं। अब देखो दोस्तों, आपने अगर काउंटेबल नाउन नहीं पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पे आई बटन है, इसको क्लिक करो, वो नाउन्स का पूरा लेक्चर आ जाएगा, उसको एक बार देख लो तो आपको पता पड़ जाएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। ठीक है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जो कि तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन सा? प्रॉपर हो गया, आपका कॉमन हो गया और आपका कलेक्टिव हो गया। लेकिन प्रॉपर तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसका तो एक दो तीन करते ही हम लोग, तो बचते क्या हमारे पास? कॉमन और कलेक्टिव, बहुवचन भी नहीं का बनता है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है वो कॉमन और कलेक्टिव के साथ ही यूज होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखें इसकी। दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स टू प्रोवाइड नंबर्स टू इट। ये एडजेक्टिव, ये विशेषण संज्ञा के अंक को, संख्या का बोध कराने में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 पेंसिल है ना, 10 गाड़ियां, तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर बता रहे हैं काय की? संज्ञा की। ठीक है, समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे एग्जाम्पल तो पीछे भी थे, आपको थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, या जब मैं आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लड़के, कुछ दूध, दोनों के साथ यूज हो गया। दूध को गिन नहीं सकते, लड़कों को गिन सकते हैं। तो कुछ हो गया, सब हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग दोनों जगह यूज करते हैं। अभी हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव पे वापस आते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ऑल, सम, मैनी, फ्यू, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये सब जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है। इनको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स के सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखें उसको जरा। सम गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केट। बास्केटबॉल होना चाहिए था, बास्केट क्या होता है? चलिए, मिसप्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया। तो कुछ लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं, तो कुछ लड़कियां। अब गर्ल्स यहाँ पर क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सम यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे बोले सर न्यूमरल एडजेक्टिव है कि आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसे पता पड़ेगा? ये संज्ञा से पता पड़ेगा। ठीक है, राम इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। तो राम जो है कक्षा का पहला लड़का है। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाला भी हो सकता है, कक्षा में पहले दाखिला लिया उसने। ठीक है, तो फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, तो क्या हो जाएगा? पहला, फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, शायद मैं सीधे थर्ड पे आ गया हूँ, सेकंड वाला पढ़ देता हूँ। अ काउ हैज 4 legs। एक गाय के 4 पैर होते हैं, सबको पता है, तो 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा? न्यूमरल हो जाएगा। ठीक है, राम इज द फर्स्ट बॉय, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देयर वर मेनी बॉल्स इन द कोर्ट। तो कोर्ट में बहुत सारी क्या थी? बॉल्स थी। टेनिस कोर्ट हो सकता है, बास्केटबॉल कोर्ट हो सकता है, वहां बहुत सारी क्या थी? बॉलें थी। ठीक है, फिर वी हैव लास्ट बुक इन द स्टॉक। तो लास्ट क्या हो जाएगा? आखिरी, तो वो भी क्या संख्या बता रहा है। दीपिका हैज 4 cars in her garage। तो 4 कारें हैं उसके बाद दीपिका के पास, वो भी संख्या बता रहा है। ऑल द टिकट्स वर सोल्ड। सारे टिकट क्या हो गए थे? बिक गए थे। ये भी क्या बता रहा है? संख्याएं बता रहा है। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास। बहुत सारे लड़के पास हो गए थे। तो आप देखिए, ये सारे जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, इनके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन्स का ही प्रयोग किया जाता है और आमतौर पर ये प्लूरल ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब न्यूमरल एडजेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव भी होते हैं, जो आपको अगली स्लाइड में पता पड़ेगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको दो प्रकार से बांटा गया, एक है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब हो जाएगा निश्चित, और इनडेफिनेट हो जाएगा जिसमें आपको पता नहीं पड़ पा रहा है। तो डेफिनेट के 3 प्रकार है और इनडेफिनेट का कोई प्रकार नहीं। तो पहले हम लोग इनडेफिनेट को देखते हैं। इनडेफिनेट के एग्जांपल है सम, मैनी, फ्यू, ऑल, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, वेरियस, एक्सेट्रा। सम हो गया कुछ पता पड़ पा रहा है, कितने हैं, तो इनडेफिनेट हो गया, जिस बारे में पता नहीं पड़ पा रहा है। मैनी बहुत सारे, नहीं पता पड़ पा रहा है कितने हैं एग्जैक्टली। फ्यू थोड़ा, है ना, इसमें पता नहीं पड़ पा रहा। ऑल सब, इसमें पता नहीं पड़ पा रहा। तो जितने भी एग्जांपल्स है इनडेफिनेट में, इसमें आपको संख्या एग्जैक्टली पता नहीं पड़ पा रही, इसलिए वो इनडेफिनेट है। लेकिन डेफिनेट के 3 प्रकार, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। और दोस्तों इसको इस क्रम में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि इनका क्रम जो होता है, ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि डेफिनेट वाले होते हैं, वो ऐसे ही होता है, ओ सी एम, याद रखिएगा, ओ सी एम। जैसे अगली स्लाइड में आपको और क्लेरिफाई करूंगा मैं। तो ऑर्डिनल किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, रोमन नंबर्स की बात नहीं चल रही यहाँ पर, क्या बात चल रही है? जो लिखा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, जिनकी स्पेलिंग लिखी जाती है। कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या होता है? गुणज। ठीक है, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, एक्सेट्रा।
तो आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको कि इनका ऑर्डर कैसे होता है, कि इंडेफिनिट आ जाए या डेफिनिट आ जाए, या ओसीएम का भी किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव हम लोग जब देखते हैं, इफ मोर देन वन न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड इन अ लाइन विद अ नाउन, देन वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर. If definite and indefinite both the adjectives are used, then the order should be ID. कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि अगर एक से अधिक न्यूमरल एडजेक्टिव अगर एक ही संज्ञा के लिए एक ही लाइन में यूज हो जाए तो उसका कुछ क्रम होना चाहिए, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो उसमें दो टाइप के रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर डेफिनेट और इंडेफिनेट आ जाए तो उसका क्रम होता है आईडी। आईडी मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंडेफिनेट पहले और डेफिनेट बाद में। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए देयर आर सिंगल मेनी रूम्स अवेलेबल, ये रॉन्ग है, ठीक है। देयर आर सिंगल, सिंगल क्या हो जाएगा आपका, सिंगल जो होता है वो होता है डेफिनेट, मैनी क्या हो जाएगा इंडेफिनेट। तो ये क्या हो रहा है, डी आई हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया इसका सही क्रम क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। तो देयर आर मैनी सिंगल रूम्स अवेलेबल, मैनी आगे आ गया और सिंगल पीछे आ गया। और देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, जम रहा है कि नहीं जम रहा है लिखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे तर्क क्या है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर मेट फर्स्ट क्लास वेरियस स्टूडेंट्स। अब ये वाक्य पढ़ने में बड़ा ही सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो रहा है जो कि डेफिनेट में आता है, ठीक है। और वेरियस जो होता है वो होता है इंडेफिनेट। तो क्रम क्या होना चाहिए, पहले इंडेफिनेट आना चाहिए फिर डेफिनेट आना चाहिए। तो द प्राइम मिनिस्टर मेट वेरियस फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो प्लीज एक बार इसको रीड आउट करें, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखें तो थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई इंडेफिनेट और डेफिनेट की बात। इंडेफिनेट का तो कोई प्रकार मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, लेकिन डेफिनेट के तीन प्रकार है, मल्टीप्लिकेटिव है, आपका ऑर्डिनल है, आपका कार्डिनल है। अगर ये एक साथ यूज हो जाएंगे तो कैसे यूज करेंगे, देखते हैं जरा। इफ मोर देन वन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड इन अ लाइन फॉर अ नाउन, देन द ऑर्डर मस्ट बी ओसीएम। ओसीएम मतलब क्या हो जाएगा, पहले ऑर्डिनल आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, फिर आ जाएगा आपका कार्डिनल 1 2 3 वाला, फिर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल वाला, ओसीएम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग वाले एग्जांपल दे रखे हैं मैंने आपको, स्टूडेंट्स वर गिवन 5 लास्ट क्वेश्चन। पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन देखिए 5 क्या है, 5 जो है वो कार्डिनल है, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनल आ जाएगा। तो इसका क्रम क्या होना चाहिए, पहले लास्ट आना चाहिए फिर बाद में क्या आना चाहिए 5। तो स्टूडेंट्स वर गिवन लास्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैव बुक्ड डबल फर्स्ट 4 बेडरूम्स। अभी तो पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो ये अटपटा क्यों लग रहा है उसको देखते हैं हम लोग। डबल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, फर्स्ट क्या है आपका ऑर्डिनल, 4 क्या है आपका कार्डिनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम जो हो रहा है वो हो रहा है एम ओ सी, जबकि हमारा ओसीएम होना चाहिए। तो ओ मतलब क्या आएगा आपका, फर्स्ट आगे आएगा, फिर सी क्या आ जाएगा, 4 उसके पीछे आएगा, और फिर एम क्या हो जाएगा, डबल उसके पीछे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा वी हैव बुक्ड फर्स्ट 4 डबल बेडरूम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही दो ऐसे एडजेक्टिव हैं, कौन सा, एक तो डिस्क्रिप्टिव वाला जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सिग एश कम, और न्यूमरल एडजेक्टिव जिसमें आपको मैंने पढ़ाया एक तो आईडी और दूसरा पढ़ाया मैंने आपको ओसीएम। ये क्रम एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम से पता पड़ रहा है, डेमो 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 मतलब क्या हो जाएगा, आपको इशारा करने वाले, है ना, इशारा करके बताते हैं कि ये वो, है ना, ठीक है दोस्तों। तो adjectives which indicate distance with the noun such as these, that, these, those, such, certain, other, another, any, etc. हिंदी में कहना चाहता हूं मैं कि ये विशेषण संज्ञा के साथ निकटता या दूरी का बोध करने में प्रयोग आते हैं। ये लोग, वे लोग, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसको मैंने बहुत प्रिसाइसली बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है। एग्जांपल क्या क्या इसका, दिस, दिस मतलब हो जाएगा ये, दैट मतलब वो, दीस हो जाएगा बहुवचन के लिए, दोस हो जाएगा वो बहुवचन के लिए, सच एक निश्चित मात्रा में, सर्टेन एक निश्चित मात्रा में, अदर मतलब कोई और, अनदर मतलब भी कोई और होता है, एनी मतलब कोई भी, ठीक है। इनके साथ कुछ रूल है, तो नोट में मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, कि दिस, दैट और अनदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया था दोस्तों। किसका, सिंगुलर नाउन का, एक वचन संज्ञा का, बहुवचन का नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल देखिए, दिस कार इज रेड। तो दिस कौन सा वाला, आईएस वाला यूज हुआ है, ईएसई वाला यूज नहीं हुआ है, क्योंकि कार यहाँ पे क्या है, एक वचन है। दैट इज माई स्टूडेंट, तो वहां पे एक स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है, बहुवचन के बारे में बात नहीं चल रही है। अनदर पेन इज नीडेड, ठीक है, अनदर एक और, ठीक है।
तो अनदर का अर्थ होता है एक और, तो एक और क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ ही यूज होगा, बहुवचन के साथ यूज हो ही नहीं सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो नोट है उसके अंदर बता रखा है दीज, दोज, अदर और सर्टन, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, बहुवचन संज्ञा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दीज कार्स आर रेड, तो कार्स बहुवचन है, एग्जाम्पल वो का वही था, लेकिन यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आई एस वाला नाउ यूज होते हुए कौन सा यूज हुआ है, ई एस ई वाला। ठीक है, फिर दोज आर माई स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो दोज वे के लिए क्या आ जाएगा, दोज आएगा। अदर पेन्स वर नीडेड, कुछ और पेनों की जरूरत थी या, है ना, तो उसमें हम लोग अदर पेन्स का यूज करते हैं, पेन का यूज नहीं करते। अगर पेन होता है यहाँ पे तो अनदर का यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एरर फाइंडिंग बनेगी नहीं। जैसे हो गया आपका एनी अदर, सच, द सेम आर यूज्ड विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। एग्जांपल, एनी बॉय कैन फिल दिस फॉर्म, एनी बॉयज कैन कम। ठीक है, तो एक में क्या हो तो बॉय था और एक में क्या था बॉयज, में दोनों ही करेक्ट है। सच स्टूडेंट्स मेक्स अस प्राउड, तो सच स्टूडेंट्स मेक्स नहीं आना चाहिए, तो वहां पे मेक आना चाहिए, तो ग्रामेटिकल एरर है। सच स्टूडेंट्स मेक अस प्राउड, तो ग्रामेटिकल एरर जो था उसके अंदर स्टूडेंट्स के साथ एस नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आनी चाहिए, तो मेक्स बराबर लिखा हुआ है वहां पर। तो सच स्टूडेंट्स मेक अस प्राउड। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेक्स कब आता है, मेक कब आता है, तो जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो अभी इससे निश्चिंत रहें, अभी से आप फोकस करें, जिसमें मैं आपको ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच के साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्रिया सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी और प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर मेक आना चाहिए था और स्टूडेंट के साथ मेक्स आना चाहिए था, तो वो प्रिंट मिस्टेक हो गया है। डू यू हैव एनी अदर बुक या बुक्स, दोनों का यूज कर सकते हैं एनी के साथ। द सेम बॉय या बॉयज, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो एनी हो गया, एनी दर हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया, इनके साथ हमें कुछ भी सिंगुलर और प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। तो जोर किसके ऊपर देना है, दिस, डैट और अनादर। दिस और डैट तो फिर भी समझ में आता है, अनादर याद रखना एक और बहुवचन में आपके पास क्या, दीज और दोस्त, तो वैसे भी आपको पता ही रहता है। तो ध्यान किसके ऊपर देना है, अदर और सर्टेन, इनके साथ भी क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखो नाम से पता पड़ रहा है, बांटने वाले एडजेक्टिव विशेषण। बांटने वाले मतलब दो लोग, तीन लोग, चार लोगों के बीच में जो बंटवारा करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट टू और मोर नाउन सेपरेटली विद अनदर। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये विशेषण दो या उससे अधिक संज्ञा में हर एक या प्रत्येक का बोध कराने में प्रयोग आती है। बहुत सारे लोग हैं, दो से अधिक हैं, तो उसमें हम लोग प्रत्येक या हर एक का बोध कराने के लिए इस प्रकार के एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। ईच और एवरी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है कि ईच कब यूज होते हैं और एवरी कब यूज होते हैं, तो मैंने वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है। Each is used for two or more than two nouns। क्या कह रहा हूं मैं इसमें, each का प्रयोग दो या दो से अधिक, मतलब मैं और मेरा दोस्त है तो हम लोग each का यूज कर सकते हैं, और हम लोग दो से अधिक भी हैं तब भी each का यूज कर सकते हैं। लेकिन every के साथ ऐसा नहीं है, every is used with more than two nouns only। मतलब मैं और मेरे दोस्त के लिए सिर्फ each का यूज करेंगे, every का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो ऐसे में each और every दोनों का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, Each of the two boys got first prize। तो दो लड़कों के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी रूप से each आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे every का प्रयोग बिल्कुल गलत क्या हो जाएगा। Each of the seven boys got selected। अब देखो यहाँ पे दो से अधिक है तो यहाँ पे each या every दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Every is used with more than two nouns only। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स जो है, everybody has to come tomorrow। more than two boys, three boys, four boys, कितने boys हो सकते हैं वहां पे two three लिखना भूल गया मैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ईच और एवरी में डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आइदर के यूज पे। तो आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, आइदर इज यूज्ड फॉर वन बिटवीन टू, वही जो मैंने बोला कि दो में से कोई एक। एग्जाम्पल है, आइदर गर्ल इज टॉपर, दो लड़कियां हैं वहां पे, उन दोनों में से कोई एक क्या है, टॉपर है। और आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पता कैसे पड़ रहा है कि दो लड़कियां हैं,
ये अंडरस्टैंडेबल है। एक और चीज याद रखना कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इनके साथ जब सब्जेक्ट आता है तो हमेशा सिंगुलर ही आता है। और साथ ही साथ एक रूल और याद रखना कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, का ऑफ का, तो उनके बाद जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल आता है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हम लोग काफी डिटेल में जाएंगे, लेकिन आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। देखो वापस एग्जाम्पल्स भी आता है हम लोग ईच और एवरी के ऊपर। तो ईच ऑफ द टू बॉयज लिखा मैंने, क्या लिखा? ऑफ द टू बॉयज, बहुवचन। लेकिन डायरेक्टली अगर मुझे बोलना होता तो मैं यहाँ पे ऑफ को नहीं लगाता, तो क्या बोलता? ईच बॉय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, एवरी बॉय, है ना। अगर मुझे यहाँ पे ऑफ लगाना होता तो मुझे बॉय की जगह बॉयज लगाना पड़ता। उसी प्रकार का यह क्या है, ये अगला आइदर, तो आइदर के साथ क्या आएगी? नाउन सिंगुलर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, नाइदर। तो नाइदर इज यूज फॉर नन बिटवीन टू नाउन्स। इसका अर्थ ये होता है कि दो में से कोई नहीं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन सिंगुलर ही लगना, और ऑफ लग जाए तो नाउन क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। एग्जाम्पल देखें, नाइदर ऑफ द बॉयज इज माई फ्रेंड। दोनों लड़कों में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। समझ में आया सबको? यहाँ पे ऑफ लग गया है इसलिए बॉयज लगाना पड़ा, ऊपर वाले में ऑफ नहीं था इसलिए सिर्फ गर्ल था, इसलिए वहां पे सिंगुलर था और यहाँ पे क्या था? प्लूरल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जो दो स्टेटमेंट बोले वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ संज्ञा नाउन हमेशा सिंगुलर आती है, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग कर लिया जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। तो अगली स्लाइड के अंदर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। एम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना, प्रभाव डालना। ठीक है, डेफिनेशन देखें, दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज नाउन और टू मेक इट मोर वाइटल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये विशेषण किसी भी संज्ञा के ऊपर, ऊपरे हो गया वो, ऊपर जोर या प्रभाव डालने के लिए प्रयोग आता है। ठीक है, कैसे आता है? इसमें अच्छा दो ही एडजेक्टिव है जो आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं। एक तो पहला है वेरी और एक है ऑन, लिखा हुआ है वहां पे। इन दोनों का अर्थ होता है खुद, स्वयं। ठीक है, वेरी माना एडवर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। एडवर्ब की परिभाषा होती है संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ के अन्य किसी भी वाक्य के भेद की विशेषता बताना। लेकिन यहाँ पर वेरी जो है संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, तो इसलिए यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि एडवर्ब। ऐसा मन से रट्टा मत मार लेना कि वेरी आया तो हमेशा एडवर्ब कर दो आप, है ना। वेरी एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, उसका मतलब होता है स्वयं से, खुद से। ठीक है, देखें एग्जाम्पल, राहुल सॉ योर फ्रेंड इन द पार्टी विथ हिज ओन आईज। इसका अर्थ ये होगा कि राहुल ने तुम्हारे दोस्त को अपनी खुद की आंखों से देखा, अपनी स्वयं की आंखों से देखा। हम इस सेंटेंस को नॉर्मली बोल सकते थे कि राहुल ने तुम्हारे दोस्त को पार्टी में देखा, लेकिन खुद की आंख से देखना, स्वयं की आंख से देखना, इसका अर्थ क्या होगा कि हम उस चीज के ऊपर जोर डाल रहे हैं, मैंने खुद की आंखों से देखा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग वेरी और ऑन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के यहाँ पर। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। एक और एग्जांपल देखें, टॉमी बाइट अ स्ट्रेंजर बिफोर हिज ऑनर्स वेरी आईज। इसका अर्थ ये होगा कि टॉमी जो कि एक डॉगी है, उसने एक अनजान व्यक्ति को उसके मालिक के सामने ही, मालिक के सामने, खुद की आंखों के सामने काट लिया। तो स्वयं की आंखें, खुद की आंखें, जोड़ देने के लिए लिखा है यहाँ पे वेरी आईज। आई बात समझ में? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना कि वेरी जो है वो किस तरीके से यूज होता है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरीके से यूज होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है? जितने भी प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को उपयोग करते हैं हम लोग, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो क्या क्या यूज करते हैं? सिर्फ 9 प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, फिर वहीं पे मैंने आपको लिख रखा है कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और सबका हिंदी मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। These adjectives are used to ask question related to any noun। मेरे हिसाब से any noun के लिए नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछेंगे हम लोग, है ना। तो कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सहायक क्रिया से बनाना और दूसरा होता है WH शब्द से बनाना। तो जितने भी WH हैं वो क्या है? अपने आप में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रहेगा आपको, ये बात आपको पता नहीं होगी कि WH जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है, कि व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, ये शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। ठीक,
There are 9 types of adjectives such as who, whom, whose, which, where, when, why, what, how. ठीक है, अब आप बोलोगे कि इन सब का अर्थ क्या होता है, हमें वो ही बताएं। देखो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी रफली रफली बताता हूं। हु का मतलब हो जाता है क्या, हु आर यू, आप कौन हो, कौन। हुम, हुम मतलब होता है किसका, हुम इंस्टीट्यूट इज दिस, ठीक है, समझ में आया, किसका, ये किसकी जगह। हुस, वो भी किसका ही अर्थ देता है। विच, कौन सा, विच प्लेस इज दिस, कौन सी जगह है ये। वेयर, कहाँ। वाई, क्यों। वॉट, क्या। हाउ, कैसे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, वॉट जो है वो वॉट प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, वाट नहीं होता है, वाट, मुंह पे ध्यान देना, वॉट वाट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हाउ होता है कैसे, हाउ डू यू डू दिस, आप ये कैसे करते हैं। वॉट का उपयोग हर जगह क्या के लिए नहीं करता। अगर हिंदी के किसी वाक्य में वॉट तो आता नहीं है, लेकिन क्या जब आएगा, अगर वो बीच में आएगा तो वॉट का उपयोग करेंगे, और अगर आगे आया तो टेंस के आधार पर सहायक क्रिया का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो क्या बीच में आया, ठीक है। इज दिस योर्स, क्या ये आपका है, तो क्या आया, स्टार्टिंग में आया। तो सहायक क्रिया से जो वाक्य बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें वो क्या जो होता है हिंदी में वो स्टार्टिंग में आता है, और अगर क्या बीच में आ रहा है तो वर्ड का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो थोड़ा सा मैंने आपको अभी बताया है, और जब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें दोनों बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, यस नो वाले क्वेश्चंस, और ये WH वाले क्वेश्चंस है। घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, इंग्लिश सिंपल होती है, बस थोड़े से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल से वेर आर यू, वेर वर यू, तुम कहाँ थे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वाई डिड ही कम, वो क्यों आया है। विच इज दिस प्लेस, ये कौन सी जगह। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं। मैंने यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, याद रखिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन के नाम पर। हाँ, वो सेम चीज होती है, और अलग अलग किताबों में उसको अलग अलग चीजों से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। वैसे तो आम तौर पर मैंने आपको बताया क्या है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश में 3 ही प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन मैंने आपको 5 प्रकार के पढ़ा है। प्रोनाउन का ये जो आई बटन दे रखा है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करें, यहाँ पर होगा इसी, ठीक है, उसको क्लिक करें, उसको देखें, प्रोनाउन का चैप्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव सेम चीज होती है, जहां पर हिज हो गया, आर हो गया, हर हो गया, माय हो गया, जो स्वामित्व बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, वो सब अपने आप में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, और रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है उसको। तो ये हमारा एडजेक्टिव्स का लेक्चर यहाँ पर आज खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, जो कि बहुत ही, वर्ब नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स में भी हम लोगों ने डिग्री नहीं पढ़ी है, तो डिग्री पढ़ेंगे कल हम लोग, फिर डिग्री के बाद हम लोग वर्ब के ऊपर आएंगे। तो आज के लिए अलविदा। जाने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रखे हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी पेपर करना चाहता है, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, ठीक है दोस्तों। वहां पर आपको पहला जो टेस्ट है वो फ्री होगा, और सेकंड टेस्ट से या थर्ड टेस्ट आपको देखना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क करना होगा। हम आपको एक ID पासवर्ड जनरेट करके देंगे, और फिर आप सारे टेस्ट उसमें कर पाएंगे। साथ ही साथ उसमें सिर्फ टेस्ट तक वो जो है रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें और है। वहां पे स्टडी मटेरियल है, हमारे सारे सारे वीडियोस भी है वहां पर, उसके अलावा PDF है बहुत सारी वहां पर। आपको मोटिवेट करने के लिए आर्टिकल्स लिख रखे हैं, इंग्लिश के बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम है उसके अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है चीजें पढ़ने के लिए। इतना सब कुछ है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, मतलब आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा उसमें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल एग्जाम्स जो होती है ऑनलाइन पैटर्न पे ही होती है। अब सब लोग डेस्कटॉप लैपटॉप लेके तो बैठते नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन के द्वारा आपको एक फील देने की कोशिश करी है, और आपसे का उसका GK, आपका रीजनिंग, आपका मैथ, सारा चीज उसमें क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप याद से उसको डाउनलोड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।